इन दोस्तों स्वागत है आप लोगों को। दोस्तों आज हम लोग खान ग्लोबल स्टडीज़ का बिहार दरोगा का टॉप 30 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है ये भरत सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। और अगर नए चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न है कि खुले बाजार की कार्यवाहियों समाहित होती है। तो खुले बाजार की जो कार्यवाहियाँ किसमें समाहित होती है ये बताना है। तो ये साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति की विशेषता है। तो खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति की विशेषता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मौद्रिक नीति की हो जाएगा ऑप्शन सी, मौद्रिक नीति। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है। कौन सा मौद्रिक नीति का साधन नहीं, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो हालांकि बैंक दर मौद्रिक नीति में आता है, वैधानिक तरलता अनुपात ये भी मौद्रिक नीति में ही आता है, और नगद आरक्षित अनुपात ये भी मौद्रिक नीति में आता है। लेकिन अगर बात किया जाए माल और सेवा कर तो ये मौद्रिक नीति में नहीं आता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रावधान लक्ष्य है। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रावधान लक्ष्य क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बताया जाए तो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करना, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। प्रश्न संख्या 5 है कि मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन से सही है ये बताना, सही बताना है कौन सा कथन से है जो सही है MPC का। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। हालांकि इसमें नीचे अब ठीक है, तो देखते हैं इसको। ये है कि यह नीति दरों एवं आरक्षित अनुपात का निर्धारण करता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला है कि यह एक 6 सदस्यीय निकाय नहीं 12 सदस्यीय नहीं 6 सदस्यीय होता है, याद रखिएगा। 12 सदस्यीय नहीं बल्कि 6 सदस्यीय, यानी कि ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा, कथन बी गलत हो जाएगा। कथन 3 है कि यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है, जो कि ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए। प्रश्न संख्या 6 है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व के अनुपात में नकदी अनुपात की वृद्धि घोषित करती है तो इसका तात्पर्य क्या है ये बताना है। तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है ये बताना है। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा कि वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित उपायों पर विचार कीजिए जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग में लाता है। तो इसको देखते हैं दोस्तों। तो इसका हो जाएगा बैंक दर में वृद्धि, जो कि बिल्कुल सही है। इसके द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जा सकता है। नकदी आरक्षण के अनुपात में वृद्धि, इसके द्वारा भी मुद्रास्फीति में नियंत्रण हो जाता है। 3 नंबर कथन है कि संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, जो कि सही है। अगला है कि सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, जो कि बिल्कुल गलत है, यानी कि 1 2 3 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा
भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है। कौन सा चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है, ये बताना है। तो उपभोक्ता उधार का नियम चयनात्मक है, उधार राशि का भी चयनात्मक है, अंतरण अपेक्षा यानी कि मार्जिन ये भी चयनात्मक है। लेकिन अगर बात करें यही कि ऑप्शन डी के बात किया जाए तो डी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो बताना है कि कौन सा मौद्रिक नीति के घटक है, कौन सा मौद्रिक नीति के घटक है, ये बताना है। तो इसका बात किया जाए तो बैंक दर है, पहला क्या है, बैंक दर, जो कि मौद्रिक नीति का घटक है, बिल्कुल है। अगला है कि खुली बाजार कार्रवाई, ये भी मौद्रिक नीति का घटक है में आता है। अगला है कि ऋण, लोक ऋण, जो कि नहीं है, और लोक राज ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन कथन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं कि बैंक दर से अभिप्राय है। तो बैंक दर से क्या अभिप्राय ये बताना है। तो बैंकों द्वारा ऋण लेने वाले से ली जाने वाली ब्याज दर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान से पढ़ लीजिए, बैंक दर पूछा गया दोस्तों, तो बैंकों द्वारा ऋण लेने वालों से ली गई ब्याज दर को हम लोग बैंक दर कहते हैं, जो कि सब बैंक अपना अलग अलग डिसाइड करते हैं, ना कि आरबीआई इसको डिसाइड करता है। प्रश्न संख्या 12 है कि भारतीय मुद्रा छापा जाता है। तो मुद्रा छापा जाता है, कहाँ छापा जाता है ये बताना है, ठीक है। तो भारतीय मुद्रा जो छापा जाता है वो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नासिक प्रिंटिंग प्रेस। प्रश्न संख्या 13 है कि भारत में कागजी मुद्रा का प्रथम बार कब शुरू किया गया था। कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू किया गया था, ये बताना कि भारत में प्रथम बार कागजी मुद्रा कब शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1862 में शुरू की गई थी, 1862। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बताना कि जनता के पास, हालांकि कुछ इनमें से कौन सा भारत के व्यापक धन यानी कि ब्रॉड मनी M3 में शामिल है। जो M3 होता है उसमें कौन शामिल है ये बताना है, कौन इसमें शामिल है, ठीक है। तो नीचे ऑप्शन है, ऊपर कथन है, कथन पढ़ लेते हैं। तो जनता के पास मुद्रा, जो कि बिल्कुल सही है। बैंकों के पास मांग जमा है, जो कि ये भी सही है। बैंकों के पास समय जमा है, एफडी और आरडी जो होता है उसके बारे में बात किया है, जो कि तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 15 है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI की बात किया गया है कि आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत कार्यालय जारी करता है। तो थोक मूल्य सूचकांक जो है वो कौन जारी करता है ये बताना है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी करता है थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष, जो पहले 2004-05 था, से बदलकर किस वर्ष किया गया है। तो 2004-05 जो पहले था उसको भारत सरकार बदलकर कब किया है, तो 11-12 WPI के बाद किया गया, WPI याद रखिएगा 2011-12 हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में शीर्षक पंक्तियों वाली मुद्रास्फीति आधारित है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो आपका डी हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि संयुक्त WPI संयुक्त, जिसमें ग्रामीण का और शहरी दोनों का सूचकांक आता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी प्रश्न है 18 नंबर कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो 1935 में हो गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिनियम 1934 में आया था, ये भी याद रखिएगा। आरबीआई के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो वर्तमान में बात किया जाए तो मुंबई में है। पूछा जाएगा जब आरबीआई का जब स्थापना हुआ था
तब उसका मुख्यालय कहाँ था, ये अगर पूछा जाएगा तब उसका राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। हालांकि वर्तमान में याद रखिए उन ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई। प्रश्न संख्या 20 है कि अगस्त 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष रहा है। तो याद रखिएगा 2018 तक जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो वित्तीय वर्ष था वो जुलाई से जून था। याद रखिएगा जुलाई से जून था, और वर्तमान में जो है वर्तमान में अप्रैल से मार्च हो गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 21 है कि मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है। सरकार का वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात होता RBI होता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए RBI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हम लोग विचार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो शुरू कीजिए। वह केंद्र सरकार के बैंक है, जो कि बिल्कुल सही है। वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है। ठीक है, RBI ही मौद्रिक नीति बनाता और उसे लागू करता है। अगला है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बात किया गया है, IMF के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला है कि वह भारत सरकार के ऋण दान कार्य को संचालन करता था। भारत सरकार को ऋण दान कार्यक्रम जो है वो RBI ही संचालित करता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चारों इसमें सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। यहाँ नहीं के बारे में बताना है दोस्तों। तो साख का नियंत्रण RBI का कार्य है, यानी कि ऑप्शन ए इसका तो सही होगा, सही बात बोला गया है ये। अगला है कि मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण, ये भी RBI मौद्रिक नीति के द्वारा करता है, यानी कि ऑप्शन बी भी ठीक इसका होगा। अगला है कि राजकोषीय घाटा पर नियंत्रण, ये सरकार का काम है, ना कि RBI का काम है। याद रखिएगा राजकोषीय घाटे का नियंत्रण RBI के कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं। रुपए का बाह्य मूल्य नियमन, यानी कि डी भी ठीक है। इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। प्रश्न संख्या 24 है कि भारतवर्ष में सिक्के की ढलाई होती है। तो सिक्के की ढलाई बोली गई है, कहाँ पर होती है ये बताना है। तो याद रखिएगा मुंबई, कोलकाता, नोएडा और हैदराबाद। फिर से याद रखिएगा मुंबई, कोलकाता, नोएडा और हैदराबाद, जो कि सबसे पुरानी है मुंबई, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये के नोट पर भारत के वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा सचिव का होता है, ना कि वित्त मंत्री ये लोग होता है। ठीक है, सचिव का होता है। किसका होता है? सचिव का होता है। प्रश्न संख्या 26 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन किसे निर्दिष्ट करता है। तो खुला बाजार जो प्रचलन है, प्रचालन लिखा गया, प्रचलन होगा। ठीक है, वो किसके निर्देश करता है। तो वो RBI के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, सरकारी मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड का क्रय और विक्रय, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 27 इजी प्रश्न है, बेहद आसान प्रश्न है। ठीक है, शायद सबको आप लोगों को मालूम भी होगा कि भारत सरकार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया था। तो ये इंदिरा गांधी के काल में हुआ था 1969। ऑप्शन सी इसको आप लोग याद रखिएगा 1969। प्रश्न संख्या 28 है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है। ये प्रश्न कुछ अलग टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक बैंक बोलेगा
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, याद रखिएगा SBI। SBI का स्थापना पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1955 में SBI का स्थापना हुआ था। SBI से पहले जो था वो इम्पीरियल बैंक था, इम्पीरियल बैंक था, ठीक है। और इम्पीरियल बैंक जो कब बना था, 1921 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इम्पीरियल बैंक से पहले 3 बैंकों को मर्ज कर इम्पीरियल बैंक बनाया गया था, मद्रास, कोलकाता और बम्बई बैंक को, याद रखिएगा, मद्रास, कोलकाता और बम्बई बैंक को मर्ज करके इम्पीरियल बैंक बनाया गया 1921 में। और इम्पीरियल बैंक बाद में SBI 1955 में हो गया। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, ये जरूर आता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रीयकृत है, केनरा भी है, पंजाब नेशनल भी राष्ट्रीयकृत है। लेकिन इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ICICI बैंक जो है ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। आज का लास्ट प्रश्न है और शायद हम इसका भी बताए हैं तो आप लोगों को ज़रूर ये याद होगा। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट में नीचे लिख करिए। और दोस्तों कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब हम ये 69 का जो BPSC है उसका 1-2 दिन कर रेगुलर हम प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। तो वैसे छात्रों को चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।